कक्षा 6 एक्सरसाइज 3.5 पेश करते हैं सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोड़ाई, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ए खंड, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। ये कथन असत्य है, क्योंकि 6 3 से विभाज्य है परंतु 9 से नहीं। ऐसी 12 3 से विभाज्य है परंतु 9 से नहीं। बी खंड, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी। ये कथन सत्य है। 9 से विभाज्य होने वाली संख्या 3 से अवश्य विभाजित होती है। सी खंड, एक संख्या 18 से भी विभाज्य होगी यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। ये कथन असत्य है, क्योंकि 12 3 और 6 दोनों से विभाज्य है परंतु 18 से विभाज्य नहीं। डी खंड, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो तो वह 90 से भी विभाज्य होगी। ये कथन सत्य है। 9 और 10 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या निश्चित ही 90 से भी विभाज्य होगी। ई खंड, यदि दो संख्याएं सहअभाज्य हों तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। ये कथन असत्य है, क्योंकि कई ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों भाज्य संख्याएं होने के बावजूद भी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। एफ खंड, 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। ये कथन असत्य है। 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से विभाज्य होना निश्चित नहीं है। जी खंड, 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। ये कथन पूर्णतः सत्य है। 8 से विभाजित होने वाली संख्या 4 से निश्चित रूप से विभाज्य होंगी। एच खंड, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा विभाजित करेगी। ये कथन पूर्णतः सत्य है। यदि कोई संख्या दो अलग अलग संख्याओं को पूरा विभाजित करती है तो उनके योग को भी वह पूरा विभाजित करेगी। आई खंड, यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। ये कथन असत्य है। यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग विभाजित करेगी, ऐसा निश्चित नहीं है। दूसरा प्रश्न, यहाँ 60 के लिए दो भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं। इनमें अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले गुणनखंड वृक्ष में 60 को दो भागों में बांटा गया है। 6 गुणा 10 यानी 6 और 10 उसके गुणनखंड आए हैं। फिर 6 को दो भागों में बांटा है, 2 और दूसरा खंड पूछा है। ऐसी 10 को दो भागों में बांटा है, एक 5 है और दूसरा उसका खंड पूछा है। पहले हमने दिए हुए चित्र को उतारा। अब इसमें 6 के दो भाग किए हैं, दो गुणनखंड किए हैं। एक तो 2 दे रखा है और दूसरा, यानी 2 को हम कितने से गुणा करें 6 आ जाए तो वो संख्या हमको प्राप्त होती है 3, तो यहाँ पर 3 भर दिया जाएगा। अब दूसरे रिक्त स्थान में देखिए, ये 10 के गुणनखंड हैं। 10 का एक गुणनखंड दे रखा है 5 और दूसरा उन्होंने लिखने को कहा है, तो 5 की किससे गुणा करें कि 10 आ जाए, तो जाहिर है कि हमें ये संख्या प्राप्त हो रही है 2। इस रिक्त स्थान में 2 लिख दिया जाएगा। दूसरी प्रकार से जो गुणनखंड वृक्ष दे रखा है उसमें 60 के गुणनखंड किए हैं। पहला गुणनखंड है 30 और दूसरा लिखने को बोला है, पूछा है। ऐसी 30 के दो भाग किए गए हैं, दो खंड किए गए हैं। एक 10 दे रखा है और दूसरा पूछा है। ऐसी 10 के दो खंड दिए गए हैं और उसमें एक दे रखा है और दूसरा उसका गुणनखंड पूछा है। तो पहले हमने
दिया गया गुणनखंड वृक्ष उतारा। पहले रिक्त स्थान में 60 के 2 भाग किए गए हैं, 30, और दूसरा गुणनखंड पूछा है तो 30 की 2 से गुणा करके 60 प्राप्त होता है, इसलिए पहले रिक्त स्थान में 2 आएगा। दूसरे रिक्त स्थान है 30 के गुणनखंड दे रखे हैं, पहला 10 दे रखा है और दूसरा उन्होंने लिखने को कहा है, तो 10 की अगर हम 3 से गुणा करें तो हमें 30 प्राप्त होता है, इसलिए दूसरे रिक्त स्थान में 3 लिखा जाएगा। तीसरा रिक्त स्थान पूछा है, उसमें 10 के खंड दे रखे हैं, एक खंड उसमें दिया है 2 और दूसरा पूछा है, तो 2 को हम 5 से गुणा करें तो 10 प्राप्त होता है, इसलिए तीसरे रिक्त स्थान में 5 भरा जाएगा। तीसरा प्रश्न, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है? उत्तर है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में एक और स्वयं उस संख्या को गुणनखंडों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। चौथा प्रश्न, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। तो सबसे पहले हमने वो संख्या लिखी 9999 और इस प्रकार लाइन खींची, इसको 3 से विभाजित किया तो हमें प्राप्त हुआ 3333, और इसको जब हमने 3 से विभाजित किया तो हमें प्राप्त हुआ 1111। 1111 को हमने जब 11 से भाग किया तो हमें प्राप्त हुआ 101, और 101 को हमने 101 से विभाजित किया तो हमें प्राप्त हुआ 1। इस प्रकार 9999 का अभाज्य गुणनखंडन रूप है 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। पांचवा प्रश्न, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कीजिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10,000। 10,000 को लिखा और ऊर्ध्वाधर एक लाइन खींची, इसको जब हमने 2 से भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ 5000। 5000 को जब 2 से भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ 2500। 2500 को 2 से भाग देने पर हमें प्राप्त हो रहा है 1250। 1250 को 2 से भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ 625। 625 को जब 5 से भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ 125। 125 को 5 से भाग देने पर हमें प्राप्त हुआ 25। 25 को 5 से विभाजित करने पर हमें प्राप्त हुआ 5, और जब 5 को 5 से भाग दिया तो हमें प्राप्त हो गया 1। इस प्रकार 10,000 के अभाज्य गुणनखंडन हमें प्राप्त हुए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। छठा प्रश्न, 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। 1729 को लिखा और ऊर्ध्वाधर रेखा खींची। 1729 को 7 से विभाजित किया तो हमें प्राप्त हुआ 247। 247 को जब 13 से विभाजित किया तो हमें प्राप्त हुआ 19, और 19 को जब 19 से भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ 1। इस प्रकार 1729 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 7 गुणा 13 गुणा 19, और जब इनके गुणनखंडों का विश्लेषण किया तो हमें प्राप्त हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि इनमें 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में 6 का अंतर है। 7वां प्रश्न है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। एग्जाम्पल 1, हमने संख्याएं ली 3, 4, 5 क्रमागत संख्याएं, इनका गुणनफल हमें प्राप्त हुआ 60, और 60 को जब 6 से भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ 10, और पूरा ये विभाजित हो जा रहा है। एग्जाम्पल 2 में हमने 3 क्रमागत संख्याएं 6, 7 और 8 ली, इनका गुणनफल किया तो हमें प्राप्त हुआ 336। 336 को जब 6 से विभाजित किया तो ये भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है। एग्जाम्पल 3 में हमने संख्याएं ली 11, 12 और 13,
इनका जब गुणनफल किया तो हमें प्राप्त हुआ 1716, और 1716 को जब 6 से भाग करके देखा, विभाजित करके देखा, तो ये भी पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। एग्जाम्पल 4 में हमने 21, 22, 23 संख्याएं ली और इनका गुणनफल हमें प्राप्त हुआ 10,626। 10,626 को 6 से जब विभाजित किया तो ये भी पूर्णतः विभाजित संख्या है। उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। 8वां प्रश्न, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण लेकर इस कथन का सत्यापन कीजिए। पहला एग्जाम्पल लिया, इसमें 2 क्रमागत विषम संख्याएं हमने ली 3 और 5, इनका योग प्राप्त हो रहा है 8। 8 को 4 से विभाजित करके देखा तो 8 पूर्णतः विभाज्य संख्या है। अब उदाहरण 2 लिया, इसमें संख्याएं ली हमने 7 और 9, जब इनका योग किया तो हमें प्राप्त हुआ 16। 16 भी 4 से विभाज्य संख्या है। उदाहरण 3 में 21 और 23 विषम संख्याएं ली और इनका योग किया तो हमें प्राप्त हुआ 44। 44 संख्या भी 4 से विभाज्य है। चौथे उदाहरण में हमने विषम संख्याएं ली 45 और 47, इनका योग प्राप्त हो रहा है 92, और 92 भी 4 से पूर्णतः विभाज्य है। उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल सदैव 4 से विभाज्य होता है। 9वां प्रश्न, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंडन किए गए हैं? ए खंड 24 के गुणनखंड हैं 2 गुणा 3 गुणा 4। बी खंड है 56 बराबर 1 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। सी खंड है 70 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 7, और डी खंड है 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 9। अब इसके उत्तर देख लेते हैं। ए खंड उतारा, इसमें दिए गए गुणनखंडों का विश्लेषण किया तो हम पाते हैं कि यहाँ 2, 3 और 4 दे रखा है। 2, 3 तो अभाज्य गुणनखंड हैं, लेकिन 4 भाज्य गुणनखंड है, इसलिए 24 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड नहीं। बी खंड को उतारा, बी खंड में दिए गए 56 के गुणनखंडों का विश्लेषण किया। यहाँ 1, 7, 2, 2, 2 ये दे रखे हैं, और ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हैं, इनमें कोई भी भाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः 56 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हैं। सी खंड को उतारा, सी खंड में दिए गए 70 के गुणनखंडों का विश्लेषण किया। इसमें गुणनखंड हैं 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी 2, 5, 7 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, अतः 70 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हैं। डी खंड को लिखा, डी खंड में दिए गए 54 के गुणनखंडों का विश्लेषण किया। इसके गुणनखंड दे रखे हैं 2, 3 और 9। इसमें 2 और 3 तो अभाज्य गुणनखंड हैं, लेकिन 9 भाज्य संख्या है, इसलिए 54 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड नहीं हैं। 10वां प्रश्न, बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है। जो संख्या 45 के गुणनखंडों यानी 5 और 9 दोनों से विभाज्य होगी, वह संख्या निश्चित ही 45 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाज्यता की जांच कर लेते हैं। जिन संख्याओं के इकाई के अंक पर 0 या 5 होता है, वे संख्याएं 5 से विभाजित हो जाती हैं। दी गई संख्या में इकाई पर चूंकि 0 है, इसलिए ये 5 से विभाजित है। 9 से विभाज्यता की जांच कर लेते हैं। जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है, वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। दी गई संख्या 25,110 के अंकों का योग 9 है, जो कि 9 से विभाज्य है, इसलिए 25,110 संख्या 9 से विभाज्य है। चूंकि 25,110 संख्या 5 और 9 दोनों से विभाज्य है, इसलिए 25,110 संख्या 45 से भी विभाज्य होगी। 11वां प्रश्न, संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। वह संख्या 2 गुणा 3 बराबर 6 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है,
क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 गुणा 6 बराबर 24 से भी विभाज्य होगी? यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि 12 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, परंतु यह संख्या 4 गुणा 6 बराबर 24 से विभाज्य नहीं है। 12वां प्रश्न, मैं 4 भिन्न भिन्न गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूं, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? चूंकि संख्या 4 विभिन्न गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या है, इसलिए इसके गुणनखंड सबसे छोटे संख्याएं होंगी, यानी 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 बराबर 210। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप उनका लाभ उठा सकें।